सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बंधु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे बड़ा ही रोचक और आकर्षक पाठ है और पढ़ने पर निश्चित रूप से जानकारी तो मिलेगी, साथ ही साथ हमको उसमें आनंद भी आएगा। तो उस पाठ का नाम है जो कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो पुस्तक आती है सृजन, उस सृजन पुस्तक के अंतर्गत एक पाठ है ठेले पर हिमालय। उसके पहले भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। और ठेले पर हिमालय ये पाठ यात्रा वृत्तांत पाठ है, अर्थात किसी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो देखिए बच्चों, हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इसके जो लेखक धर्मवीर भारती है उसके जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे महानतम लेखक धर्मवीर भारती जिन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, नाटक हो, यात्रा वृत्तांत हो, सब में महारत हासिल कर रखी है और सभी में उन्होंने लेख लिखे हैं। ऐसे महानतम लेखक का जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन 1997 ईस्वी में हुआ। तो इन्होंने लोक जीवन में जो सामाजिक विषमताएं हैं, मध्यम वर्ग की पीड़ाएं हैं, इन सब का भी वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखी जाए तो प्रमुख रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और इसके अलावा एक उपन्यास भी है 11 सपनों का देश और ठंडा लोहा, इस प्रकार की रचनाएं इनकी प्रमुख रही है। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो ठेले पर हिमालय, देखिए बच्चों, जैसे नाम है स्पष्ट ठेले पर हिमालय, तो क्या हुआ, लेखक एक बार अपने उपन्यासकार जो मित्र है उनके साथ किसी चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे ही अचानक उस चाय की दुकान पर एक ठेला आता है और उस ठेले पर बर्फ लदी हुई है। बर्फ से भाप उठ रही है, ठंडी ठंडी बर्फ है, सुहावनी बर्फ है। तो उनके मित्र, उपन्यासकार मित्र के मुख से अनायास ही निकल गया कि देखो आज तो ठेले पर हिमालय आ गया है। तो लेखक क्योंकि पहले यात्रा करके आए थे ऐसे स्वर्णिम स्थान की, कौसानी की, तो उनके मन में यह था कि यात्रा वृत्तांत लिखे तो सही, लेकिन उसका शीर्षक क्या रहे। तो बैठे बिठाए उनको ये शीर्षक मिल गया कि ये कितना अच्छा शीर्षक है और इसको मुझे अपने यात्रा वृत्तांत का शीर्षक देना चाहिए। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि ठेले पर हिमालय इस पाठ का जो शीर्षक है कैसे पढ़ा। तो उसका उत्तर हमको यही लिखना है कि लेखक एक बार अपने मित्र के साथ किसी चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। अचानक वहां पर एक ठेला है जिस पर बर्फ लदी हुई थी। उस बर्फ को देखकर जैसे ही उपन्यासकार मित्र ने कहा कि ठेले पर हिमालय आ गया है, तो उसी बात को सुनकर के उनके मन में तुरंत ये विचार खोदा और उन्होंने अपनी रचना का नाम ठेले पर हिमालय रख दिया। जब मित्र को बताई बात तो मित्र भी थोड़े हंसे, आश्चर्यचकित हुए कैसा शीर्षक है, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प शीर्षक है। जैसे पहली पंक्ति में आया ना, ठेले पर हिमालय, खासा दिलचस्प शीर्षक है, ये दिलचस्प शीर्षक हो गया। अब देखो इस पाठ में ये शीर्षक की बात रही। अब इस पाठ में जो वर्णन किया गया है कि कौसानी जो कि हिमालय की पास में पड़ता है, उसमें वहां बर्फ के स्वर्णिम दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य, इन सबका अद्भुत चित्रण इस पाठ में मिलेगा। अब पुराने स्मृति पटल पर लेखक खो जाता है और अपनी पुरानी जो यात्रा करके आया था उस यात्रा के बारे में उसके मन में सारे दृश्य सजीव होने प्रारंभ हो जाते हैं। उसी श्रृंखला में कौसानी की यात्रा जाने का कि कौसानी चलते हैं, यात्रा करने का निश्चय किया गया। अब कौसानी गए तो कौसानी किस प्रकार पड़ता है कि पहले तो नैनीताल से रानीखेत गए, फिर रानीखेत से मजगाली और मजगाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी पहुंचे। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा जाती है और दूसरी कौसानी, ये तो बात उसकी। लेकिन कोसी तक का रास्ता इतना सामान्य नहीं था। कोसी जब पहुंचे तो कोसी तक जाने का रास्ता इतना सामान्य नहीं था, पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ था। और दूसरी बात यह थी कि इनका जो ड्राइवर था वह भी नौसिखिया था। नौसिखिया का मतलब ज्यादा ट्रेंड नहीं था।
तो घबराहट तो होनी थी। पहाड़ों के रास्ते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, और कहीं पर वृक्ष नहीं, पेड़ नहीं, और कष्टप्रद सूखा, पानी का कहीं नामो निशान नहीं। कष्टप्रद तो था ही कुरूप, और देखने में भी ऐसा सुंदर नहीं लग रहा था। पानी का अभाव चल रहा था और हरियाली दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे दृश्य से निकलते हुए कोसी पहुंचे, और कोसी पहुंचते पहुंचते तो उनके मुख पीले पड़ गए थे। मुख पीले पड़ गए थे मतलब उनको ऐसा लगने लगा था कि शायद कोसी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जिस प्रकार का रास्ता है और जिस प्रकार का ड्राइवर है, उन सबको देखते हुए तो उनको लगा था शायद अपनी यात्रा यही जीवन यात्रा ही ना हो जाए पूरी। ऐसा सोच करके थोड़े भयभीत थे, लेकिन किसी प्रकार वो कोसी पहुंच गए। अब कोसी से क्या होता है, कोसी से दो रास्ते निकलते हैं। बस कोसी रुकी, अब कोसी से दो रास्ते निकल रहे हैं। कौन कौन से, कि एक तो जाता है अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा भी बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान है, और उनके जो मित्र थे उपन्यासकार वो भी अल्मोड़ा गए थे, जो प्रारंभ में नाम बताया था। तो वहां अल्मोड़ा की तरफ जाती है। दूसरी सड़क जाती है कौसानी की तरफ। अब बस किधर चलेगी, बस को जाना था अल्मोड़ा, इसलिए बस तो उनको उतार करके और वो अल्मोड़ा की तरफ चली गई। और वे जो कवि और उसके साथ में एक और उपन्यासकार मित्र, दोनों वहां पर उतर गए, और उतरने के पश्चात एक बेंच पर बैठ गए, बस का इंतजार कर रहे थे कि अब हमको कौसानी जाना है। तो ऐसे करके लगभग 2 घंटे बीत चुके, और 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। इसी बीच शुक्ल जी, एक लोरी आती है, और उस लोरी में से शुक्ल जी उतरते हैं। शुक्ल जी कौन है, शुक्ल जी है कि उनके ऐसे साथी जिनके बारे में खुद लेखक ने कहा है कि शुक्ल जी जैसे साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलते हैं। क्योंकि शुक्ल जी अगर किसी यात्रा में साथ लग गए तो ये मानो यात्रा बड़ी रोचक हो जाती है, आकर्षक हो जाती है, क्योंकि शुक्ल जी को सब बातें जानकारी में है। बड़े गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति है शुक्ल जी। तो शुक्ल जी के मिलते ही इनके चेहरे खिल गए। अब शुक्ल जी इस समय अकेले नहीं आए, उनके साथ एक शख्स और था, और उस शख्स का नाम था चित्रकार सेन। तो चित्रकार सेन की क्या विशेषता थी, जैसे कोई पूछे रेखा चित्र क्या है, चित्रकार सेन का रेखा चित्र अपने शब्दों में लिखिए, तो उसका उत्तर हमको किस प्रकार लिखना है कि लंबा पतला दुबला शरीर वाला। चित्रकार सेन लंबा पतला दुबला शरीर वाला, पतला और सांवला चेहरा, ये उसकी विशेषता है। एमिल जोला सी दाढ़ी, इसके अलावा ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, और बगल में लटका हुआ जाने थर्मस मान लो, या फिर कैमरा, या बायना कूलर, ये कुछ भी उसको मान सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर चित्रकार सेन इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने देखी होगी कई चित्रकारों की फोटो देखी होगी, तस्वीर देखी होगी, तो उनको देखने पर लगता है कि बिल्कुल वह भी चित्रकार की तरह ही रहते थे। अब क्या हुआ, उनकी एक विशेषता थी कि कहीं पर भी कोई अकादमी से कोई पुरस्कार मिलता है उनकी रचनाओं पर, उनके चित्रों पर, तो उन पैसों से वह यात्रा करते हैं। तो वह उनके साथ आगे। बड़े आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, हंसमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनकी सारी विशेषता तो आगे हम जानेंगे ही कि चित्रकार सेन ने किस प्रकार इस यात्रा को रोचक बना दिया। तो ऐसे चित्रकार सेन और मिल गए, कितने मिल गए, शुक्ल जी हो गए, चित्रकार सेन भी हो गए। तो फिर यात्रा का कुछ अलग ही आनंद आने लगा। अब यात्रा के लिए कहां से चले गए, अब कौसानी की तरफ रवाना हो गए। अब कौसानी की तरफ जा रहे थे, कोसी से और कौसानी की तरफ। अभी बताया था कि कोसी से एक सड़क किधर जाती है, अल्मोड़ा की तरफ, दूसरी किधर जाती है, कौसानी की तरफ। तो वहां से फिर बस में बैठ करके और कौसानी की तरफ रवाना हो गए। अब कौसानी का रास्ता इतना खराब नहीं था, बहुत ही आकर्षक और सुंदर रास्ता था। जैसा वहां से क्या कहते हैं, कोसी तक का रास्ता था ना, उस कोसी तक के रास्ते के मुकाबले ये रास्ता बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। क्योंकि सुडोल पत्थरों पर कलकल, एक तो क्या पत्थरों पर कलकल, ये कोसी नदी है, तो उस कोसी नदी से के कलकल करते पत्थरों पर ध्वनि, नदी की बहाव की ध्वनि, मधुर मधुर ध्वनि बह रही थी। और इसके साथ साथ और वहां की जो सड़कें थी, क्योंकि नदी के अनुसार सड़कें बनाई जाती है, तो अजगर के आकार की ये सड़कें बनी थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, थोड़ा तो
रहता ही है कि इतने घुमाव, इतने मोड़, सब कुछ थे, लेकिन दृश्य बड़ा आकर्षक था, सुरम्य था। पेड़, हरे भरे पेड़ थे, वादियां थी, और दृश्य मन को मोह रहा था। और छोटे पहाड़ी डाक खाने, अब कहीं कहीं पर छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने भी बने हुए थे, चाय की स्टॉल दुकानें भी आ रही थी, तो सारा दृश्य बड़ा सुंदर लग रहा था। अब ऐसा करते करते वो क्या है, कौसानी के समीप पहुंचने लगे। अब कौसानी जो ही समीप आने लगा, लेखक के मन में निराशा जन्म लेने लगी। निराशा क्यों जन्म लेने लगी? क्योंकि कौसानी गए क्यों थे ये? बर्फ को नजदीक से देखने के लिए, और इनको लगा कि अब कौसानी आने वाला है, कुछ ही मील दूर है, और अभी तक कोई बर्फ का नामो निशान भी नहीं है, और कहीं इस प्रकार का बर्फ का वातावरण भी दिखाई नहीं दे रहा। मन में बार बार जिज्ञासा उठ रही थी, थोड़े निराशा मन में हो रही थी कि कहीं हम जाए और बर्फ भी नहीं देख पाए। जिस उद्देश्य से हम आए थे, बर्फ देखने के उद्देश्य से, अगर वो बर्फ ही नहीं देखी हमने, तो हमारे आने का उद्देश्य मतलब क्या रहेगा? तो ये बातें सोच करके थोड़े विचलित हो रहे थे, और कई बार जिज्ञासा हुई कि शुक्ल जी से कुछ पूछ लेते हैं। तो शुक्ल जी बड़े धैर्यवान व्यक्ति थे, और इन्होंने उनसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन शुक्ल जी कुछ नहीं बोले, और इस तरह वो चलते हुए जा रहे थे। अचानक गाड़ी रुकी, और रुकने के बाद वहां पर जो दृश्य देखा इन्होंने, बड़ा ही अद्भुत था। देखकर भाव विभोर और प्रसन्नचित हो गए और आनंदित हो गए। ऐसा क्या दृश्य था, ऐसा क्या देखा, ये सब तो हम जानेंगे ही। तो अभी इस समय ये जो भाग पढ़ा हमने, उसकी व्याख्या हमको किस प्रकार करनी है, सप्रसंग व्याख्या, उसको हम जान लेते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए देखिए बच्चों कि शुरुआत में जैसा आपको लिखना है, कुछ मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स है ये आपके परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। प्रश्न इन्हीं में से बनेंगे, इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ हिस्सा इसका मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब हमको प्रसंग लिखना पड़े, तो प्रसंग और विशेष, पहले तो हम व्याख्या में जानते हैं कि प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, सृजन। कई बार क्या होता है कि गद्यांश के स्थान पर हमारी आदत रहती है पद्यांश लिख देते हैं। इसको पूरा ध्यान रखना है कि गद्यांश ही लिखना है, ये गद्यांश की व्याख्या है। सृजन के अंतर्गत लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित यात्रा वृतांत, ठेले पर हिमालय नामक शीर्षक से अवतरित है। नामक शीर्षक से अवतरित है, अवतरित है। इसमें लेखक ने, अब इतना ही भाग आ जाए, मान लो कि कौसानी की यात्रा तक ही आ जाए भाग, तो क्या लिखेंगे कि इसमें लेखक ने कौसानी की यात्रा का वर्णन किया है। तो ये लिखने के पश्चात व्याख्या जिस प्रकार अभी बोली थी मैंने, उस प्रकार हमको व्याख्या लिखनी है। और विशेष की बात रहेगी, तो विशेष के अंतर्गत हमको क्या लिखना है? भाषा सरल, सुबोध व बोधगम्य है, बोधगम्य है। उपसर्ग व प्रत्ययुक्त
शब्दावली का प्रयोग, संस्कृत में शब्दावली भी आई थी कहीं पर, शब्दावली का प्रयोग, और कौसानी की यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। एक बात और लिखेंगे, कौसानी की यात्रा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। यह इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, यह प्रसंग रही, व्याख्या रही, विशेष रही, और आज से हमने नया पाठ प्रारंभ किया ही है, तो आने वाले भाग भी आपको समय पर मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।